आज हम बात करते हैं हर्षकालीन भारत। हर्ष है वो पुष्यभूति वंश से संबंधित था। पुष्यभूति वंश कहते हैं इसे, और वर्धन वंश भी कहा जाता है। और इस जो पुष्यभूति वंश है इसका साम्राज्य था, यहाँ ये राजधानी थी इसकी थानेश्वर। राजधानी इसकी कहाँ थी? थानेश्वर। कुरुक्षेत्र भी हम कह सकते हैं, इसके आसपास का क्षेत्र, यानी हरियाणा में थानेश्वर राजधानी थी किसकी? पुष्यभूति वंश की। अगर हम भारत के अंदर, प्राचीन भारत में और राजवंशों की अगर हम बात करते हैं तो सभी राजवंशों का रक्त रंजित इतिहास रहा है, लेकिन इस वंश के अंदर ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। इस वंश में पिता, पुत्र, भाई, बहन सभी के अंदर बेहद लगाव था। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो ये वर्धन वंश है इसकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। जानकारी के स्रोत में सबसे पहले हम बात करते हैं बाणभट्ट की। बाणभट्ट की दो रचनाएं हैं, एक है हर्षचरित और दूसरी है कादंबरी। हर्षचरित की बात करते हैं तो ये 8 भागों में लिखा हुआ है, और 8 भागों में से जो 3 भाग हैं, प्रथम जो 3 भाग हैं उनके अंदर बाणभट्ट की आत्मकथा है, और अंतिम जो 5 भाग हैं वो हमें हर्ष के बारे में जानकारी देते हैं। और जो कादंबरी है ये संस्कृत का एक उपन्यास है, और ये भी हमें किसके बारे में जानकारी देता है? हर्ष के बारे में जानकारी देता है। और जानकारी के हम दूसरे स्रोतों की बात करें तो दूसरा जो स्रोत है मुख्य है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। ज़्यादा ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एक संस्कृत ग्रंथ है और 1925 में गणपति जोशी ने इसे प्रकाशित करवाया था। और जो आर्य मंजूश्री मूलकल्प है इसके अंदर 1000 श्लोक हैं, जो हमें प्राचीन भारत की 7वीं ईसा पूर्व से 8वीं शताब्दी तक की जो भारतीय इतिहास है उसकी हमें पूरी जानकारी इससे हमें मिलती है। और अगर हम स्रोतों की बात करें तो हर्ष स्वयं भी एक स्रोत है जिससे हमें पुष्यभूति वंश के बारे में जानकारी मिलती है। हर्ष ने कई नाटकों की रचना की थी, जिसमें सबसे पहले है नागानंद। नागानंद में एक राजा है जिमूतवाहन। जिमूतवाहन की आत्महत्या की कहानी है। कैसे वो आत्महत्या करता है, देखो। एक बार क्या होता है कि समुद्र के अंदर जो नाग रहते हैं उन नागों का भक्षण कर रहा था गरुड़, यानी समुद्र के पानी को बिखेर कर और वहाँ से अंदर से नागों को खा जाता था गरुड़। और इसके अंदर डर के मारे भी कई नागियों, जो नागिन हैं वगैरह, उनकी जान निकल जाती थी। तो दिन के अंदर सैकड़ों जो नाग हैं वो अपनी जान गंवा देते थे। तो इससे तंग आकर जो नागों का राजा था, वासुकी, नागों का राजा, इसने इससे प्रार्थना की गरुड़ से कि हम आपके पास रोज एक नाग भेज देंगे, बदले में आप हमारा वंश तो चलने दीजिए। तो इसने शर्त मान ली और रोज एक नाग है वो गरुड़ के पास जाने लगा। कालांतर में आगे क्या होता है, जिमूतवाहन जो राजा था वो अपने एक मित्र के साथ घूमने के लिए निकलता है
और घूमने पर, आगे चलने पर उसे एक सफ़ेद पर्वत सा दिखाई देता है। वह अपने मित्र से कहता है, देखो कितना सुंदर पर्वत हमें दिखाई दे रहा है। तो मित्र कहता है, ये सुंदर पर्वत नहीं है, ये तो जो नाग हैं उसकी अस्थियां हैं, हड्डियां हैं नागों की। तो मतलब वो एकदम भौंचक्का आश्चर्यचकित रह जाता है। तो उसका मित्र उसे पूरा वृत्तांत कह सुनाता है कि इस प्रकार से ये पूरी कहानी है। तो उसके मन में और विचार आ जाता है जीमूतवाहन के। और उस दिन जिस नाग की बारी थी उसके घर पर, वहाँ पर रुदन क्रिया चल रही थी, यानी जो माँ हैं, बाप हैं, सगे संबंधी सभी रो रहे थे कि आज के बाद में इस नाग को हम देख नहीं पाएंगे। और अब जो जिमूतवान है वो उस नाग की जगह वहाँ पर जाके कहता है कि आपके बेटे की जगह मैं आज गरुड़ का ग्रास बनना चाहता हूँ। तो वो तो माने आराम से उसकी बात मान ली उन्होंने और उसे भेज दिया। तो गरुड़ की जगह, सॉरी, उस नाग की जगह है जीमूतवाहन काल का ग्रास बन गया। तो इस प्रकार से उसकी आत्महत्या की कहानी है जीमूतवाहन की, इसके अंदर नागानंद में। और इसका अभिनय भी स्वयं हर्ष ने किया था, और जो ह्वेनसांग है उसने उसका अभिनय देखा था करते हुए। पहली। दूसरी अगर हम बात करते हैं इसकी, तो दूसरा नाटक है वो है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका जो यहाँ पर अगर हम बात करें कि उस समय जो 16 महाजनपद थे उसमें से एक था वत्सराज उदयन, यानी वत्स के राजा उदयन और प्रियदर्शिका के परिणय की कहानी है। और इसके बारे में अपन देख चुके कि उदयन कौन है। और प्रियदर्शिका अंगदेश, यानी यहाँ अंगदेश हम मान देखते हैं, अंगदेश उत्तर प्रदेश में अंग देश का जो राजा था दृढ़ वर्मा, उसकी कन्या थी प्रियदर्शिका। उसके और वत्सराज उदयन के बारे में इसके अंदर हमें जानकारी देखने को मिलती है। और था क्या है, एक दिन जो उदयन है, उदयन का जो सेनापति था विजयसेन, वो अरण्य में गया हुआ था, यानी जंगल में गया हुआ था। और अरण्य में उसे प्रियदर्शिका मिलती है। और उस प्रियदर्शिका का अरण्य में मिलने के कारण उसका नाम आरण्य का रख दिया जाता है। और वापस लाके उसे उदयन की जो पत्नी थी वासवदत्ता, उसकी परिचारिका बना दिया जाता है। एक दिन क्या होता है कि जो वासवदत्ता है उसे उद्यान में फूल तोड़ने के लिए भेजती है। फूल तोड़ने पर जब वो जाती है तो वहाँ पर उदयन उसे देखता है और उसकी सुंदरता पर मोहित होके उसे प्राप्त करना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है। कालांतर में आगे जो वासवदत्ता है, वासवदत्ता वहाँ पर महल के अंदर एक नाटक का आयोजन कर रही थी। और उस नाटक के अंदर वासवदत्ता का अभिनय कर रही थी आरण्यका, और जो उदयन थे, उदयन का अभिनय कर रही थी एक दासी। जब यह अभिनय चल रहा था तो बीच में ही दासी का स्थान उदयन ले लेता है और अपने प्रेम का इजहार कर देता है किससे, आरण्यका से। यह सब कुछ वासवदत्ता देख रही होती है। और वासवदत्ता जो आरण्यका है, यानी प्रियदर्शिका जो है, उसको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल देती है। और जेल में डालती है तो ये वहाँ पर विषपान कर लेती है। विषपान करने के ऊपर बाद में वासवदत्ता अपने पति उदयन से उसे बचाने के लिए कहती है। और जब बच जाती है तो उसके बाद में उसे पता चलता है
कि ये अंग देश की राजकुमारी कौन है, प्रियदर्शिका है। और ऐसा पता चलने पर उसके बाद में उसका विवाह है उदयन के साथ में कर दिया जाता है। इससे पहले देखो यहाँ पर वासवदत्ता नाम आया है। वासवदत्ता की हम थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं कि वासवदत्ता कौन थी। एक नाटक है या किताब हम बात करें स्वपन वासवदत्ता, जो महाकवि भास ने लिखा था, उसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। यानी हम यहाँ देखते हैं कि जो वत्स जो राजकुमार था, वत्स राजकुमार उदयन, वो वीणा बजाने में बहुत ही माहिर था, यानी बहुत ही बढ़िया वीणा बजाता था। और जब वो वीणा बजाता था तो जंगल के जानवर भी उससे मंत्र मुग्ध हो जाते थे। यानी जंगली जानवर उसकी वीणा से मंत्र मुग्ध हो जाते थे। और फिर उन जानवरों में से जो भी हाथी वगैरह या घोड़े वगैरह जो भी हैं, उनको जो चाहिए होते थे वो अपने राज्य में उनको वो लेकर आ जाता था। ऐसा ही किया एक बार वो यहाँ अवंती के अंदर, अवंती राज्य में चला जाता है और वहाँ पर जंगलों में जाकर वीणा बजाता है। वीणा बजा रहा होता है और वहाँ पर बहुत सारे हाथी आ जाते हैं और उनको वो पकड़ के अपने राज्य में लाने के लिए तत्पर हो जाता है कि अब हम इन हाथियों को अपने राज्य में लेकर चलेंगे। जैसे ही वो राज्य की तरफ चलने के लिए कोशिश करता है, उसी समय अवंती का राजा था उस समय प्रद्योत, और वो चूंकि दुष्ट आदमी था, उसे चंड प्रद्योत भी कहा गया है। वो कहता है कि हमारे राज्य से आप हाथियों को लेकर कहाँ जा रहे हैं। तो उसको हाथियों के साथ में गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल के अंदर डाल दिया जाता है। जेल के अंदर वो वापस अपनी वीणा बजाने वाली कहानी फिर करता है, यानी वीणा बजाता है और उसकी वीणा से यहाँ पर मंत्रमुग्ध हो जाती हैं जो प्रद्योत हैं उसकी पुत्री। और उस पुत्री का क्या नाम था, वासवदत्ता। और वासवदत्ता उसे जेल से भगाकर उसके राज्य यानी कहाँ ले जाती है, वत्स के अंदर, वत्स में ले जाती है। और फिर अपने जो पिता था, कौन है, प्रद्योत, प्रद्योत की इच्छा अनुसार यानी उसको मनाकर किससे शादी कर लेती है, उदयन से शादी कर लेती है। तो ये है कहानी किसकी, स्वपन वासवदत्ता, जो भास ने रचा है। अब हम तीसरी बात करते हैं, ये दो हो गए नाटक, तीसरे नाटक की हम बात करते हैं रत्नावली की। रत्नावली की अगर हम बात करें तो रत्नावली जो सिंहलेश्वर, यानी हम नीचे की तरफ बात करें श्रीलंका, सिंहलेश्वर का जो राजा था विक्रम बाहु, सिंहलेश्वर के राजा विक्रम बाहु की रूपवती कन्या थी वो, यानी बहुत ही सुंदर थी। और उसके विषय में यानी सिंहलेश्वर की जो राजकुमारी थी, कौन, रत्नावली, उसके विषय में जो उदयन थे, यानी वत्सराज, जो वत्सराज उदयन हैं, उदयन के सेनापति थे योगेंद्रायण। उन्होंने किसी ज्योतिष से ये सुना कि रत्नावली जिससे भी शादी करेगी, रत्नावली जिससे भी शादी करेगी वो राजा चक्रवर्ती राजा हो जाएगा या चक्रवर्ती सम्राट उसका बनना तय है। ये सब कुछ सुना था किसने, योगेंद्रायण। एक बार क्या होता है कि समुद्र में एक जहाज जा रहा होता है जिसके अंदर रत्नावली थी और वो जहाज टूट जाता है। तो वत्स की राजधानी जो कौशाम्बी थी, यहाँ का यानी कौशाम्बी का एक व्यापारी उसे बचाता है, इसको, रत्नावली को। बचाने के बाद में वो सुपुर्द कर देता है योगेंद्रायण को। और चूंकि ये सागर में मिली थी और इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है, सागरिका। और इसे भी परिचारिका के रूप में
किसके पास में? वासवदत्ता के यहाँ लगा दिया जाता है। और अब यहाँ पर वासवदत्ता देखती है कि ये देखने में बहुत सुंदर थी, हो सकता है राजा की इस पर नज़र पड़ जाए तो राजा इससे शादी करने की कोशिश करेगा। तो वासवदत्ता का प्रयास था कि उदयन की नज़रें इस पर न पड़े, जबकि जो युगंधरायण था वो ये चाह रहा था कि उदयन निश्चित रूप से इसे देखे और इससे शादी करे। कालांतर के अंदर उदयन की नज़रें इस पर पड़ जाती हैं और वो उससे पहले ही जो रत्नावली है इसके मन में उदयन के प्रति प्रेम जाग जाता है और आगे जाकर उदयन के मन में भी ऐसा ही होता है। और कालांतर में जो अपन ने प्रियदर्शिका वाली कहानी देखी थी वैसा ही नाटक यहाँ भी होता है, वैसा ही अभिनय होता है और उसी प्रकार से प्रेम का इजहार करते करते अंत के अंदर जब पता चलता है कि इस प्रकार से हो रहा है तो जो रत्नावली है, रत्नावली आत्महत्या करने की कोशिश करती है कि हमें इस प्रकार से ये जो वासवदत्ता है ये मिलने नहीं देगी, तो आत्महत्या की कोशिश करती है। और आत्महत्या के बाद में जब वासवदत्ता को पता चल जाता है तो वह उसे जेल में डाल देती है। जेल में डालने के काफ़ी दिनों के बाद में जो रत्नावली है इसके पिता विक्रम बाबू इससे मिलने के लिए आते हैं, तो वासवदत्ता को पता चलता है कि रत्नावली तो इसके मामा की पुत्री है। तो इसे अपनी बात पर पछतावा होता है और वो उसे जेल से बाहर निकालकर अपने पति के साथ में उसका विवाह संपन्न करा देती है। तो ये 3 नाटक हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, जो हर्ष ने स्वयं लिखे हैं। इसके बाद में हम आगे जो जानकारी के स्रोतों की अगर हम बात करते हैं, आगे कौन सी इनकी जानकारी के स्रोत हैं वो हम देखते हैं। एक व्यक्ति है फिर अगला, अवहिंसान। अवहिंसान की अगर हम बात करें, थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं अवहिंसान की। अवहिंसान चीनी यात्री था। जब अवहिंसान चीन में था, यानी कहते हैं कि 600 के आसपास इसका जन्म हुआ था और उस समय चीन के अंदर जो स्थिति है वो ठीक नहीं थी, यानी चीन के अंदर अराजकता फैली हुई थी। यानी वहाँ पर जो राजवंश शासन कर रहा था उस राजवंश का खात्मा हो जाता है और उसके बाद में कौन सा राजवंश था वो? शुई वंश। और शुई वंश में कई इस प्रकार के व्यक्ति पात्र आ जाते हैं जिसके कारण इस वंश का खात्मा हो जाता है। और खात्मा होने के बाद में यहाँ की स्थिति है वो एकदम अराजकता वाली हो जाती है। और जो ह्वेनसांग था इसे जुआन च्वांग भी कहा जाता है, यानी इंग्लिश के अंदर इसे क्या कहा जाता है? जुआंग ज्वांग। ये अपने जो 4 भाई थे, इसके 4 भाई थे, 4 भाइयों में ये सबसे छोटा था। और इसके बाद में जैसे ही ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ये बौद्ध धर्म की ओर प्रेरित होता है और वहाँ पर जो भी चीन के अंदर बौद्ध भिक्षु थे उसके संपर्क में ये आता है और उनसे बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान लेने की कोशिश करता है। लेकिन इसे संतुष्टि नहीं मिलती है, यानी चीन के अंदर बौद्ध भिक्षुओं से जो ज्ञान इसे मिला उससे इसे संतुष्टि नहीं मिलती। तो ये सोचता है कि मैं भारत में जाकर वो बौद्ध जो ग्रंथ हैं उसको बढ़िया तरीके से अध्ययन करने की उसके मन के अंदर लालसा उत्पन्न हो गई। लेकिन जो चीन का राजा है उसे बाहर जाने की इजाज़त देता नहीं है, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और बाहर जाने के लिए देखो उसके पास 2 रास्ते थे, एक उसके पास स्थल मार्ग था और दूसरा समुद्री मार्ग था। अगर वो स्थल मार्ग से जाता तो देखो इस प्रकार से वो यहाँ पर चीन में है और इस प्रकार से यहाँ से होता हुआ बर्मा, म्यांमार, इंडोनेशिया होता हुआ और यहाँ से ये इस प्रकार से भारत में आता।
ये तो है समुद्री मार्ग। अगर हम स्थल मार्ग की बात करें तो इधर चीन से इधर होता हुआ और यहाँ अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के बाद में पाकिस्तान, यानी यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत है, फिर सुलेमान पर्वत है और उसके बाद में आगे यहाँ है। तो इसने देखा कि समुद्री मार्ग है वो ठीक नहीं है, तो हम इसी मार्ग से चलते हैं और यहाँ से वो कश्मीर से आता हुआ यहाँ पर कन्नौज, यानी कई जगह फिरता हुआ फिर यहाँ पर कन्नौज में आ जाता है। कन्नौज में वो जो राजा है हर्ष से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन हर्ष है वो उस समय यहाँ पर बंगाल, जो सॉरी यहाँ पर बंगाल है, बंगाल के अंदर घोड़ों का विनाश करने के लिए गया हुआ था, यानी हर्ष उससे मिलता नहीं है। तो वो आगे यहाँ से आगे चलकर नालंदा में जाता है और नालंदा के अंदर 1.5 वर्ष तक वो अध्ययन करता है। कहते हैं कि वो नालंदा में 6 वर्ष तक रहा था, यानी बाकी समय उसने क्या कराया, यहाँ पर अध्यापन का कार्य कराया। तो यहाँ से नालंदा से फिर वो अध्यापन का कार्य यानी यहाँ प्रसिद्ध हो जाता है। प्रसिद्ध होने के बाद में वो आगे यहाँ पर असम में चला जाता है। असम का नाम उस समय कामरूप था और वहाँ का राजा है उसका नाम था भास्कर वर्मन या भास्कर वर्मा। और फिर जब वापिस आता है, यानी जो हर्ष है यहाँ से वापस कन्नौज आता है, तो उसे पता चलता है कि ह्वेनसांग आया था यहाँ पर। तो ह्वेनसांग की सूचना मिलने पर वो कहता है असम, यानी इस समय कहाँ है उसे पता चलता है कि जी वो तो कामरूप में है। तो कामरूप के राजा से कहता है कि आप हमें ह्वेनसांग को वापस लौटा दें। लेकिन जो भास्कर वर्मा है वो इनकार कर देता है, इनकार कि भाई मैं मेरा सिर कटाना पसंद करूँगा, लेकिन मैं ह्वेनसांग को आपको समर्पित नहीं करूँगा, यानी ह्वेनसांग मेरे पास ही रहेगा। तो वो राजदूत को वापस भेजता है हर्ष से कि जाइए और भास्कर वर्मा का सिर काट के ले आइए। ये जब मिलती है ये सूचना भास्कर वर्मा को, तो वो ह्वेनसांग को स्वयं लेकर हर्ष के दरबार में उपस्थित हो जाता है। अब हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग आ जाता है और ये सब कुछ इसकी किताब शी यू की एक पुस्तक है उसके अंदर वर्णित है। तो यानी ह्वेनसांग से हमें इसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और ह्वेनसांग की बात करें तो ये जो बौद्ध धर्म है उसकी महायान शाखा का अनुयायी था। अगली हम विदेशी की बात करें तो एक इसका मित्र था हवेली, और इसने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। और इसके बारे बाद में यानी हवेली है, हवेली के बाद में आगे जो मुख्य जानकारी के स्रोत हैं वो हैं अभिलेख। 2-3 अभिलेखों की हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। एक जो अभिलेख है वो है बांसखेड़ा। बांसखेड़ा जो अभिलेख है वो यूपी के शाहजहाँपुर से मिला है और इसके अंदर ये बताया गया है कि हर्ष का जो भाई था राज्यवर्धन, उसकी किस प्रकार से धोखे से गौड़ नरेश शशांक ने हत्या कर दी थी, इसमें बताया गया है बांसखेड़ा अभिलेख में। दूसरा जो अभिलेख है वो मधुबन है, ये यूपी में ही आजमगढ़ में है, इससे हमें जानकारी मिलती है। और तीसरी एक है ऐहोल प्रशस्ति, जो पुलकेशिन द्वितीय जो था वातापी, यानी यहाँ हम बात करें वातापी जो महाराष्ट्र है, जो ह्वेनसांग है इसे महाराष्ट्र का राजा कहता है पुलकेशिन द्वितीय को। पुलकेशिन द्वितीय का जो दरबारी था रवि कीर्ति द्वारा रचित है ऐहोल प्रशस्ति, जिसमें यह कहा गया है कि नर्मदा, यहाँ जो नर्मदा नदी है इसके तट के ऊपर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। तो ये मुख्य जानकारी के स्रोत हैं किसके, पुष्यभूति वंश की। हाँ, आगे हम इसके जो वर्धन वंश है इसके इतिहास के ऊपर थोड़ी नज़र डालते हैं कि पुष्यभूति नामक आदमी ने, किसने, पुष्यभूति है नामक आदमी ने 6वीं शताब्दी में कौन से स्थान पर, हरियाणा में कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर
किसकी स्थापना की? वर्धन वंश की स्थापना की। हम बात करते हैं कि इसके जो इतिहास है उसके अंदर 4 व्यक्तियों का नाम आता है, और उस 4 के अंदर पहला है इसके अंदर नरवर्धन, दूसरा है राज्यवर्धन, तीसरा है आदित्यवर्धन, और चौथा है इसके अंदर प्रभाकर वर्धन। इन 3 के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, यानी कोई भी ग्रंथ है इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देता। अगर हम प्रभाकर वर्धन की बात करें तो प्रभाकर वर्धन ने 2 उपाधियां धारण कर रखी थी, एक परम भट्टारक और दूसरी महाराजाधिराज। और कहते हैं कि प्रभाकर वर्धन ने हूणों को मारकर भगाया था, और हूण इनके नाम से ही कांपते थे, इतने शक्तिशाली थे। हूणों जैसी जाति को भी प्रभाकर वर्धन ने मारकर भगा दिया। और इसकी जो पत्नी है प्रभाकर वर्धन की, उसका नाम था यशोमती। यशोमती अपने साथ है, जब उसका जो भांजा है 8 वर्ष का हो जाता है, भांडी भाई जो 8 वर्ष का हो जाता है, उसको भी अपने साथ है अपने ससुराल ले आती है। क्या नाम था उसका? भांडी। यशोमती से उसके 3 संतान होती हैं। सबसे जो पहला है उसका नाम क्या है? राज्यवर्धन। दूसरा जो अपन देख रहे हैं वही है हर्षवर्धन, और तीसरी थी राज्यश्री। दोनों भाई अपनी इस बहन से बहुत ज़्यादा लगाव था, इनका बहुत ज़्यादा प्रेम था। कालांतर के अंदर अगर हम बात करें तो राज्यश्री जो है, देखो इस समय ये यहाँ है थानेश्वर के अंदर, और यहाँ पर कन्नौज, जो कन्नौज है, कन्नौज में उस समय मोखरी वंश शासन कर रहा था। कन्नौज यूपी के अंदर कौन सा वंश शासन कर रहा था? मोखरी वंश का शासन था। और मोखरी वंश के ग्रहवर्मा ने शादी का न्योता दिया किसके लिए? राज्यश्री के लिए, कि भाई मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो बढ़िया राजवंश देखकर और बढ़िया व्यक्ति को देखकर इसके पिता प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह किसके साथ में कर दिया? ग्रहवर्मा के साथ में। आगे हम थोड़ा सा इतिहास और देखते हैं कि यहाँ जो मालवा है, मालवा में प्रभाकर वर्धन के समय महासेन जो गुप्त है उसका शासन था। महासेन जो गुप्त है उसकी 2 पत्नियों से 2 प्रकार की संतानें थी। यानी जो पहली पत्नी है उससे जो व्यक्ति जन्म लेता है उसका नाम था देवगुप्त, और दूसरी पत्नी से 2 संतानें होती हैं, एक कुमारगुप्त और दूसरा माधवगुप्त। कहते हैं कि ये व्यक्ति दुष्ट था, और इसकी दुष्टता को देखते हुए पहले से ही महासेन गुप्त ने जो इनके रिश्तेदार थे थानेश्वर वाले, उनके यहाँ कुमारगुप्त और माधवगुप्त को भेज दिया था। तो बचपन से ही ये साथ रहे थे, यानी कुमारगुप्त, माधवगुप्त, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, ये सभी बचपन में इन्होंने बचपन साथ बिताया था। लेकिन कालांतर में इसकी मृत्यु के बाद में, महासेन की मृत्यु के बाद में देवगुप्त शासन हथिया लेता है, और देवगुप्त शासन हथियाने के बाद में देवगुप्त इसका जो बहनोई है, कौन है बहनोई? ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा की देवगुप्त धोखे से हत्या कर देता है। प्रभाकर वर्धन जब व्रत हो जाते हैं,
प्रभाकर वर्धन की बात करते हैं हम यहाँ पर कि प्रभाकर वर्धन यानी हर्षवर्धन के पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तो वो अपने पास राज्यवर्धन को बुलाते हैं कि भाई हूण हैं वो वापस आक्रमण कर रहे हैं, तो हूणों का आप दमन कीजिए और उन्हें बताइए कि हम में अभी भी दम है। तो राज्यवर्धन जो है वो हूणा का दमन करने के लिए चलता है और राज्यवर्धन के साथ में हर्ष भी जाने की जिद करता है कि भैया मैं भी आपके साथ में जाना चाहता हूँ। और जिद के साथ में वो साथ चले जाते हैं और कहते हैं कि जंगल में उसका मन आखेट खेलने का हो जाता है हर्ष का, और वो आखेट खेल रहा होता है और राज्यवर्धन आगे निकल जाता है। और फिर कालांतर में दूध से इन्हें पता चलता है कि इसके पिता हैं वो बहुत ही बीमार पड़ गए हैं। और उसकी जब सूचना मिलती है हर्ष को, तो हर्ष यहाँ से वापस आ जाता है और इसी प्रकार से प्रभाकर को भी जब सूचना मिलेगी तो वो भी वापस आ जाता है। और जब वो पहुंच रहा होता है अपने वापस से थानेश्वर के अंदर, तो वहाँ पर अपने पिता को वास्तव में ही बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त पाता है और कहता है अब इसका पिता प्रभाकर वर्धन की भाई तू तो थोड़ा कठोर स्वभाव का है, लेकिन जो राज्यवर्धन है वो नम्र स्वभाव का है, वो ये सब कुछ सहन नहीं कर पाएगा, तो इसके साथ में ज़्यादा शेयर नहीं करना। लेकिन इसकी जो पत्नी थी यशोमती, ये भी इसी के साथ में सती होना चाहती है। हर्ष से रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन ये नहीं मानती और इसके साथ में सती हो जाती है। और जब वापस आता है राज्यवर्धन तो वो पागल हो जाता है, अपने पिता को न पाकर पागल हो जाता है और वो कहता है कि मैं अब सन्यासी बनूंगा, मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। और सन्यासी बनने की सभी दरबारियों का कहने पर भी वो नहीं मानता कि सन्यासी बनूंगा, लेकिन तभी खबर आ जाती है अभी हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि देवगुप्त है वो इसकी हत्या कर देता है इसके बहनोई की, और किस पर अधिकार कर लिया है, कन्नौज पर। एक दूत यह सूचना पहुंचाता है किसके पास से, राज्यवर्धन के पास से, कि कन्नौज पर अब किसका अधिकार हो गया है, देवगुप्त का अधिकार हो गया है। यह सूचना जैसे ही मिलती है तो वो आग बबूला हो जाता है कि आपकी बहन को बेड़ियों में जकड़ लिया गया है और धोखे से आपके बहनों की हत्या कर दी गई है। आपकी जो बहन थी राजेश्री, उन्होंने मनाया था ग्रह वर्मा को, और ग्रह वर्मा ने कि भाई ज़्यादा लोग मारे नहीं जाएं, इसके लिए ग्रह वर्मा ने आत्मसमर्पण कर दिया था अपनी रानी यानी आपकी बहन राजेश्री के कहने पर। लेकिन फिर भी देवगुप्त नहीं माना और उसने धोखे से व्यक्तियों को, स्त्रियों को, सभी को मारना शुरू कर दिया और कालांतर में आपकी जो बहन है उसको उसने बंदी बना लिया। ये सुनना था और राज्यवर्धन वहाँ से चला और हर्ष ने भी प्रार्थना की कि भैया मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन वो अकेला ही गया, उसको साथ वो लेकर नहीं गया। रास्ते में उसे हूण फिर से मिलते हैं, लेकिन हूणों का भी वो रास्ते के अंदर दमन कर देता है और देवगुप्त के पास पहुँचते ही थोड़े से समय में ही देवगुप्त की वो हत्या कर देता है। ये समाचार जब मिलता है शशांक को, यानी बंगाल का जो गौड़ नरेश है शशांक, उसे जब कुछ ये समाचार मिलता है तो वो फिर उसे बरगलाने की पूरी कोशिश करता है। वो उसके पास आता है कि भाई मेरी जो पुत्री है वो आपसे विवाह करना चाहती है। अब उसे आशंका तो होती है राज्यवर्धन को, लेकिन फिर भी वो उसे शादी करना चाह रहा था, तो उसके साथ में वो बंगाल चला जाता है और महल के अंदर धोखे से उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके साथ में जो राज्यवर्धन था, राज्यवर्धन के साथ में भांडी भी था। भांडी उसे बहुत कोशिश करता है कि महाराज आप न जाएं, लेकिन फिर भी हो जाता है और भांडी किसी तरह अपनी जान बचा कर वापस हो लेता है, लेकिन राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में, और हर्षवर्धन का अध्ययन हम अगले पार्ट के अंदर करेंगे।